हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव नाउचेस पे फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी इस साल एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझको लगातार कमेंट्स मैसेज आते हैं कि सर हम एग्जाम को कैसे अप्रोच करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेके आएँ। साथ ही आज आपको इस वीडियो के अंदर आप एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया, आपको सीट का सिलेक्शन कैसे करना है, साथ ही आप जो एग्जाम देते टाइम बहुत सारी गलतियां करते हो उन सभी को कैसे आपको नेग्लेक्ट करना है और आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आज हमारे साथ है एम्स जोधपुर से एक सीनियर जिन्होंने ये एग्जाम दिया हुआ है। उन्होंने एम्स से ही बीएससी नर्सिंग की हुई है और एम्स से ही एमएससी नर्सिंग कर रही हैं। उनकी लास्ट ईयर है। तो ये एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो होगा जिसमें आप सभी को सब कुछ डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और हर जो स्टूडेंट जो एम्स में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है या फिर एम्स ज्वाइन करना चाहता है, वो इस वीडियो को केयरफुली सुनना है और आपको ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करना है अपने उन सभी दोस्तों को जो एम्स से बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मैम, आज के जो मेरे आपसे कुछ पॉइंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो मेरे साथ साथ मेरे काफी जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके भी डाउट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें जिससे इन सबको मालूम चले। हेलो गौरव, हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितिका शर्मा है और मैं एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एम्स जोधपुर से। और मेरी पीजी क्रिटिकल केयर नर्सिंग से अभी मैं कर रही हूँ पीजी। मैं बेसिकली भरतपुर से हूँ, राजस्थान से ही। और जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो भी यहीं से ही, मैंने एम्स जोधपुर से ही की है। तो 2022 पास आउट हूँ मैं। अच्छा, तो मैम अगर डायरेक्ट बात करते हैं, अभी आपको पता हो कि एम्स का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, काफी स्टूडेंट्स इससे एंट्रेंस एग्जाम को देंगे। तो अभी क्या है, आपके टाइम पे भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता था, तो इस बार जो अगर आपको आइडिया हो कि लास्ट ईयर एम्स जोधपुर कितने नंबर तक गर्ल्स को मिल चुका था सीट्स? अगर हम एम्स जोधपुर की सीट्स देखें लास्ट ईयर, तो आराम से अगर हम यूआर कैटेगरी में देखें तो 60 टू 70 रैंक्स तक आराम से फर्स्ट काउंसलिंग में गर्ल्स को मिल जाता है एम्स जोधपुर। और लास्ट अगर हम बिल्कुल देखें कि कितनी रैंक तक मिलता है, तो 150 रैंक तक, 160 रैंक तक आराम से एम्स जोधपुर गर्ल्स को मिल जाता है फर्स्ट काउंसलिंग। अभी एम्स में उसके टोटल बाद और भी काउंसलिंग्स होती है, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड ओपन काउंसलिंग। तो उसमें भी काफी चांसेस होते हैं कि अकॉर्डिंग टू चॉइस मिल जाए। अभी एम्स में टोटल कितनी सीट्स हैं एम्स जोधपुर में? अभी एम्स जोधपुर या बाकी एम्स में देखे तो 100 सीट्स हैं। अभी मेरा एक जो सवाल था कि अभी जो अगर अभी राजस्थान में तो फिलहाल ही एक न्यू सिस्टम लागू हुआ है, एम्स के अंदर तो सेमेस्टर पैटर्न अभी चल रहा है ना? हाँ, वो बस एक बेसिकली हम इंटरनल एग्जाम्स बोलते हैं उसे, यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स की जगह सेमेस्टर बोलते हैं, जो एवरी 6 मंथ के गैप्स में लेते हैं और फिर फाइनल एग्जाम हो जाते हैं। जैसे कि हम अपनी स्टेट में बोले तो इंटरनल एग्जाम बोलते हैं, उन्हें यहाँ पे सेमेस्टर्स बोलते हैं। नहीं मैम, यहाँ पे ऐसे भी उनमें होता है। अगर सेमेस्टर्स में बैक नहीं आती है, बट यू हैव टू पास देम। यस। यहाँ पे अभी क्या है, 2022 से या 21 से लागू हुआ था कि यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न चलता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के भी फाइनल एग्जाम होते हैं, फिर सेमेस्टर सेकंड के भी फाइनल एग्जाम होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता है कि ऐसा एम्स के अंदर भी होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम देगा या फिर सिर्फ इंटरनल एग्जाम होंगे और जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होंगे, ऐसा कुछ है क्या? या अगर हम देखें तो पर ईयर 3 एग्जाम होंगे, 2 सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर और देन फाइनल। इस तरह हाँ, से अच्छा। पैटर्न चलता है। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर देन फाइनल, फिर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकंड ईयर में जाता है, फिर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर और उसके बाद फाइनल। इस तरह से पैटर्न चलता है यहाँ पे। अभी एंट्रेंस में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो आप एंट्रेंस की ऐसा कोई, मतलब आपने जब प्रिपरेशन टाइम पे जो चीजें की हुई थी जिससे आपको एक अच्छा टॉप कॉलेज, सेंट्रल एम्स कॉलेज मिला, तो आप क्या गाइडेंस करने चाहती हैं? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम देते टाइम, तो उन्हें उन्हें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और किस तरह से अपने अच्छे स्कोर करना चाहिए? तो अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो सब जो एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही है कि 8 जून और 9 जून को, मतलब सैटरडे संडे को एग्जाम होने वाला है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि कंट्रोल करें वो अपनी नेगेटिव मार्किंग पे और मैनेज करें अपने टाइम को। दो ही बेसिक चीजें होती हैं, आप एक नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करो और अपने टाइम को मैनेज करो ड्यूरिंग एग्जाम। तो एग्जाम का पैटर्न तो मोस्टली सबको पता ही रहता है कि 30 फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं और 30 अपनी बायोलॉजी के आते हैं और 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं।
तो इसके अच्छा। बाद 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट्स का एग्जाम है, ये बेसिकली सबको पता रहता है। तो इसके टाइम पे यही है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंट होके करें, घबराना नहीं है क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको एक बार समझ में आ रहा है, दूसरी बार पढ़िए, नहीं आ रहा है समझ में दूसरी बार में भी तो स्किप कीजिए दूसरे क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे लगे ना रहे, क्योंकि क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो जो अब आते हुए सवाल है ना वो छूट सकते हैं। फिर एक चीज आती है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। बहुत से बच्चे कहते हैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव कर देते हैं, तो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि जिन पे आप कॉन्फिडेंस शो कर सके कि हाँ मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इतने क्वेश्चंस मेरे सही हैं ये वाले। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप मुश्किल से 5 या 6% क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन पे ना ही लें, नेगेटिव को कंट्रोल करें। हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क के चक्कर में अपन सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत क्योंकि सारे हम नेगेटिव तो कर देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। हमें इमोशनल मार्किंग नहीं करनी है, हम क्वेश्चन को देख के इमोशनल हो जाते हैं और हम लगा देते हैं। नहीं, अगर आप जो जिस फैक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है तो क्वेश्चन को स्किप करें, एक क्वेश्चन पे ज्यादा देर टाइम ना दें। मेरा तो मतलब यही कहना है बेसिकली स्टूडेंट से। अच्छा, और अगर बात करें थोड़ा पैटर्न की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यू हैं जो अभी एग्ज़ाम देंगे, तो मोस्टली कुछ ऐसा डिपेंड करता है कि नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं सिलेक्शन उनकी रेट ज़्यादा होती है, या फिर नॉर्मल बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 12th है या फिर 12th पास आउट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उनकी बहुत सारे ये रहता है कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर ऐसा जो उनके मेंटली थॉट्स है उसको ये चेंज करने के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहो? देखिए ऐसे बोल देते हैं कि जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की है उनका जल्दी हो जाता है, उसमें बस डिफरेंस इतना होता है कि जो चीज एक बार पढ़नी है वो 2 बार या 3 बार पढ़ चुके होते हैं। आता वही है, 11th-12th एनसीईआरटी आती है, उसमें पूरा एनसीईआरटी से आता है, और जो 10 क्वेश्चन जीके के हैं वो भी आपके बेसिक करंट जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस और आपके जो साइंस फिक्शन वाले नॉर्मल क्वेश्चंस है वही आते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर जिस बच्चे ने 11th-12th एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है वो आराम से ये क्वेश्चन पेपर निकाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नीट वाला ही बच्चा निकाल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपको सिलेबस से गो थ्रू होने चाहिए अच्छे से, और आपको पता होना चाहिए कि चीजें किस तरह से सॉल्व हो रही हैं या क्वेश्चन जो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बच्चे मतलब घबराए नहीं बस इस चीज पे कि नीट वाले ही कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि सर मेरा नहीं होगा, मैंने तो एम्स किया है। तो ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बहुत सारा मतलब ये सीखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है, सिलेक्शन सबके होते हैं, बस यही है कि अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से होगा। ये तो एंट्रेंस का था। अब बात करते हैं कि मैम मान लो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब हमको एक कॉलेज मिलता है, हमारा रैंक में नंबर आता है, तो उसके मतलब काउंसलिंग का प्रोसीजर्स क्या होता है? किस तरीके से मतलब कॉलेज जॉइन करते हैं? जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद पैनल खुलता है, आपको उस पे अपनी चॉइसेस फिल करनी पड़ती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड होते हैं वहाँ पे। तो जब चॉइसेस आप भरें तो आप चॉइसेस भरते टाइम सब अभी ये देखें कि आपको चाहिए कौन सा, आप किस एम्स में जाके अपीयर होना चाहते हैं सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइसेस भरें। मोस्टली बच्चे एम्स दिल्ली से ही स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि सब बच्चों को चाहिए कि वो एम्स दिल्ली से बीएससी करें, और मैं भी अगर एडवाइस करना चाहूंगी तो हाँ, आप एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर से कीजिए, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको अलॉट होती है एम्स, खुद ही आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग अलॉट करता है जो भी आपको एम्स अलॉट होता है। जॉइनिंग डेट मिलती है कि उस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां जाना होता है। अगर आप वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे डिक्लाइन करके फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसमें ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपने डीवी करवा लिया है, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप वापस अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते हैं। मतलब ये है समझ कि रहे अगर नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जाना होगा तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आना है, जॉइन नहीं करना है ना? अगर चलो आफ्टर हैं? नहीं, अगर हमको हाँ मैम बोलिए। अगर आपने जैसे कि नेक्स्ट आपने फर्स्ट काउंसलिंग में गए, आपको वो ज्वाइन नहीं करना, जैसे कि किसी स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिला, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं तो बीएससी के टाइम पे मुझे एम्स रायपुर मिला था अकॉर्डिंग टू माय रैंक। मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में, क्योंकि मैं ऐसे गई थी रोते रोते, नहीं देना मुझे एग्जाम ऐसे करके, बहुत गंदा एग्जाम करके आई, फिर भी पता नहीं क्यों ले लिया इन्होंने
तो अगर आपको जॉइन आप जैसे मुझे रायपुर मिला था, मुझे वो जॉइन नहीं करना था, तो मैंने उसे डिक्लाइन करके नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया था। मुझे नेक्स्ट काउंसलिंग में अगेन रायपुर मिला था, तो मैंने उसे वहां से फिर डिक्लाइन कर दिया और मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते तो वो उस जगह पे मतलब जहाँ उन्हें मिला है, जो भी इंस्टीट्यूट मिला है एम्स इंस्टीट्यूट, वहां जाके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे ऑन द गिवन डेट। लाइक वो हर इंस्टीट्यूट अपनी डेट खुद डिसाइड करके बताता है। जो नहीं करना चाहते उन्होंने डिक्लाइन किया, जैसे कि मुझे रायपुर मिला, मैंने डिक्लाइन किया, फिर मैं ओपन में अपेयर हुई। ओपन काउंसलिंग होती है एम्स दिल्ली में। वहां पे क्या होता है, वहां पैनल पे आपको सारी सीट्स शो होंगी और वहां जितनी भी सीट्स हैं आपको उनमें से चॉइस करनी, मतलब चूज करना होता है। तो मेरे टाइम पे ओपन में एम्स जोधपुर भी था, ऋषिकेश में भी सीट्स थी मेरी कैटेगरी में, यूआर में, और मतलब ऑलमोस्ट सभी एम्स में सीट्स थी, एम्स दिल्ली में नहीं थी। दैट्स व्हाई एम्स दिल्ली, इसलिए मैंने जोधपुर ज्वाइन किया। अगर मान लो तो कोई स्टूडेंट, अच्छा ठीक है, आप हम्म, रखो। हाँ, तो बस यही है कि ओपन में जा सकते हैं तो लास्ट ओपन काउंसलिंग तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट लेने के लिए। तो काउंसलिंग ऐसा प्रोसेस है कि बहुत कॉन्शियसली करें, डेट से अवेयर रहें कि कौन सी डेट को कब क्या है, और रेडी रहें कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट कब चाहिए, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो काउंसलिंग में आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर कोई स्टूडेंट मैम ज्वाइन करने के बाद सीट छोड़ता है तो क्या बॉन्ड वगैरह देना होता है क्या? हाँ, अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, उसके बाद अगर वो सीट छोड़ता है, तो वैसे तो एज पर इंस्टीट्यूट वेरी करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितने पैसे लेता है, लेकिन अगर मैं एम्स जोधपुर की बात करूं तो 1 लाख का बॉन्ड है। अच्छा। अगर आपने ज्वाइन कर लिया और डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं तो आपको 1 लाख का डीडी देना पड़ता है, चेक देना पड़ता है।